राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। इस आपातकालीन अधिकार को इस तीन रूप में आप इसे बांट सकते हैं। एक आता है राष्ट्रीय आपात और दूसरा आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है व्यक्तिगत आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत जारी की जाती है। इसकी कुछ परिस्थितियां होती है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के बदले में अब आ गया है सशस्त्र विद्रोह की जब स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। यह देश में 3 बार स्थिति पैदा हुआ। पहला बार पैदा हुआ, इसको हम बारीकी से लेकर चलेंगे, इसमें हम इसको ऐसे कर दें। यह जो है वो 3 बार स्थितियां उत्पन्न हुआ है। सबसे नंबर 1, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो चीन आक्रमण पर यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी हुई। दूसरी बार था 1971 जब पाकिस्तान ने यानी पाक ने भारत पर आक्रमण किया। और तीसरी बार की जो स्थितियां हैं वह तीसरी बार 26 जून 1975 को यह राष्ट्रीय आपात लागू होता है। 26 जून 1975 को यह राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। और इसमें भी एक क्वेश्चन देखिए, पीटी में भी बात आता है। चीन जब आक्रमण किया, इस पहली आपातकाल में हमने 2 युद्ध लड़ा। यह आपातकाल जारी थी। 1965 में पाकिस्तान आक्रमण किया, पाक आक्रमण किया था। इस समय अलग से आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, वो आपातकाल जारी थी। उसी समय में हम इसी राष्ट्रीय आपात से इस आपातकाल की घोषणा हो गई। और 1971 में जो पाक आक्रमण किया था, यह आपातकाल जारी थी, तब दूसरी आपातकाल जारी की, यानी एक आपातकाल में दूसरी आपातकाल जारी हुई। यह था 26 जून 1975 को आंतरिक स्थिति की गड़बड़ी के कारण हुआ था, जिसको सशस्त्र विद्रोह अब वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होगा। इस स्थिति में लागू हुआ। अब दूसरा था एक्ट 356 के तहत अब राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, इस चीज को देखिए कि राष्ट्रपति शासन एक्ट दूसरा काल जो था वह राष्ट्रपति शासन यह अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाती है। एक्ट 356 यहीं पर 56 जारी। इसकी परिस्थितियां यह होती है कि यदि राज्य में अशांति पैदा हो जाए, किसी भी राज्य में राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल हो जाए, संविधान के अनुसार शासन ना चला पाए, चोरी डकैती लूटमार नरसंहार जैसी घटनाएं घटने लगती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, यहाँ भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में जारी की जाती है। इससे पहले 356 लगाने से पहले केंद्र सरकार को अधिकार है कि 355 के तहत आप एक समिति गठन करें। समिति उस राज्य में जाएगी, वो वस्तुस्थिति की पता लगाएगी। तो किससे किसके रिपोर्ट पर 356 जारी होती है ऐसी भयावह स्थिति में?
एक केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा समिति की रिपोर्ट और तीसरा आता है उस राज्य के राज्यपाल। यदि यह कह देता है कि हाँ इस राज्य की स्थितियां गंभीर है, चूंकि राज्य के मुखिया राज्यपाल होते हैं, तब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव आएगा, सबसे पहले आएगा उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया। यहाँ का जो नेता होगा सीएम, ये बर्खास्त हो गया। सरकार यानी गवर्नमेंट जो होती है ये बर्खास्त हो जाते हैं। तब इस राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल उस राज्य की कार्यभार संभाल लेते हैं। राज्यपाल कार्यभार संभाल लिया, ये कार्य करने लगेंगे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण यह व्यवस्था यहाँ पर रखा गया कि इसको संसद से भी स्वीकृति देना पड़ेगा, और संसद, राष्ट्रपति शासन घोषणा जारी हो गई तो संसद अब इससे स्वीकृति देगा। जब से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस तिथि से 60 दिन के भीतर संसद से स्वीकृति देना पड़ता है, और संसद जब इसको स्वीकृति देगा तो राष्ट्रीय शासन आगे बढ़ेगी। यदि इसमें दो बात आती है, स्वीकृति देगा या नहीं देगा। तो स्वीकृति देता है तो 60 दिन के भीतर में संसद के दोनों सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों को उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। पुष्टि करने के बाद उस राज्य में राष्ट्रीय शासन एक बार में यदि संसद स्वीकार किया तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। फिर भी परिस्थितियां में नियंत्रण नहीं हुई तो फिर एक बार संसद बढ़ाएगा तो फिर ये 6 महीने जाएंगे। फिर भी परिस्थितियां में सुधार नहीं हुई तो फिर 6 महीने के लिए जाएगा। फिर एक बार परिस्थितियां यथावत है तो 6 महीने, फिर एक बार 6 महीने, फिर एक बार 6 महीने। इस प्रकार से 6 महीने तक ये कार्यवाही बढ़ाएगी। तो अब ये 3 वर्ष तक संसद को अधिकार बनता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये 3 वर्ष के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली है तो यह अधिकार चला जाता है निर्वाचन आयोग के पास। अब निर्वाचन आयोग जब तक उस रिपोर्ट में यह नहीं लिखता है कि परिस्थितियां सामान्य हो चुकी है तब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। जैसे पंजाब में 5 वर्ष, जम्मू कश्मीर जब राज्य थे तो उस समय में 6 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्र शासन लागू रहा। अब ये बात है कि संसद स्वीकार करता है राष्ट्रपति शासन जब घोषणा किया गया 60 दिन के भीतर संसद स्वीकार किया। यदि ऐसा भी होता है कि स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा? स्वीकार यदि नहीं करेगा तो 60 दिन के उपरांत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर से विधानसभा जिंदा हो जाएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री को पद की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, गवर्नमेंट बनेगा, राष्ट्रीय शासन खत्म हो जाएगी। अब निर्वाचन आयोग जब भी कह देगा कि नहीं परिस्थितियां समान है, चुनाव कराया जाए, तो चुनाव कराने के बाद फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, सरकार बनेगी, राष्ट्रीय शासन खत्म हो जाएगा, नया सरकार शपथ लेगा, शपथ लेने के जस्ट बाद वो खत्म हो जाएगी। अब आता है कि आपातकाल, यदि ऐसी स्थिति में लोकसभा यदि भंग है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, यदि लोकसभा अस्थायी सदन होती है और इस स्थिति में लोकसभा यदि प्रभाव में नहीं है तो उस समय क्या होगा? जैसे आपातकाल कह के नहीं आती, आपातकाल अचानक आती है। उस अचानक स्थिति भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं किया गया है जो आने वाला समय में यह संविधान मौन नहीं दिखाई पड़े। जैसे अब जैसे लोकसभा मान लीजिए कि अभी प्रभाव में नहीं है, चुनाव में चली गई है या भंग है लोकसभा, उस समय में यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाती है तो लागू हो जाने के बाद कहा जाता है कि राज्यसभा राष्ट्रपति शासन के 30 दिन के भीतर इसको स्वीकृति दे देगा। 30 दिन के भीतर स्वीकृति दे देगा, के भीतर स्वीकृति दिया। अब जब लोकसभा जब आ जाएगी तो लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिन इसको समय मिलेगा। 30 दिन के भीतर स्वीकृति दे देगी तो ये इस प्रकार से उसको 60 दिन के रूप में मान लिया जाएगा और राष्ट्रीय शासन आगे जारी रहेगी, जो संसद 3 वर्ष तक घोषणा कर सकती है। 3 वर्ष तक राष्ट्रीय शासन किसी राज्य में लागू करवा सकती है
यदि 3 वर्ष के भीतर भी परिस्थितियां विद्यमान रहेगी तो मैंने पीछे ही बताया कि निर्वाचन आयोग के अधीन वो अधिकार चला जाएगा। यह प्रकरण बॉम्बे मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रीय शासन लागू करने के लिए यह 60 दिन के भीतर में संसद से स्वीकृति कराना अनिवार्य होगा। अब आ जाता है कि वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीसरा आपातकाल जो है वो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी की जाती है जब अर्थ के अभाव में सरकार कर्मचारी को वेतन नहीं दे पाती है या आर्थिक स्थिति के कारण सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव इतनी बुरी तरीका से प्रभावित होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति काम कुछ नहीं कर सकता, हैंड टू माउथ की समस्या आ जाए, तो ऐसे स्थिति में वित्तीय आपात 60 दिन के भीतर किसी भी सूरत में कवर किया जाना करना अनिवार्य होगा। 60 दिन के भीतर नियंत्रण कर ली जाती है। इस बीच में विश्व बैंक से ऋण लेने से हो सके, किसी देश से ऋण लेने से हो सके, लेकिन यह कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 60 दिन के भीतर कही गई। अभी तक भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया। अब जब राष्ट्रीय आपात जारी होती है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं कि संविधान के एक्ट 358 के तहत और 359 में यह बात कही गई है कि 358 में कहा गया कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, सबसे पहले इसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 वो छोड़कर ये दो अब बाद में आएंगे, छोड़कर शेष मौलिक अधिकार जो है वह समाप्त हो जाता है। यही वित्तीय आपात से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं है जो भारतीय संविधान के भीतर प्राप्त है। ये राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है।